जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी का प्रीवियस ईयर का सीरीज़ चल रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि हुआ था, ये है यूपी टेट का जो क्वेश्चन पेपर है। तो इसका एग्ज़ाम जो हुआ था 8 जनवरी को हुआ था। 8 जनवरी का था ये। 8 जनवरी का टोटल क्वेश्चन पेपर है जो सीडीपी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आज बाल विकास की जो पोर्शन भाग होते हैं, तो उस भाग में 30 क्वेश्चन होते हैं। तो 30 क्वेश्चन लेके आपके सामने है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आज के वीडियो का। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा। गोलमैन होंगे, स्पीयरमैन होंगे, जॉन मेयर, गार्डन होंगे। तो कौन से होंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएंगे दोस्तों, ये गार्डनर हो जाएंगे। ठीक है, गार्डनर ने ही बहुविमात्मक प्रज्ञा, या इसी को कह देते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने ही दिया था जो। ठीक है, इसका प्रतिपादन जो है, इसका प्रतिपादन 1983 में किया था। ठीक है, 1983 में किया था। और इनमें से इन्होंने 8 प्रकार की जो बुद्धि थी, 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो यहाँ पे लिखना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं बोल देती हूँ। ठीक है, पहला हो जाता है, यहाँ पे पहला हो जाता है वैयक्तिक पर बुद्धि, और दूसरा हो जाता है वैयक्तिक स्वबुद्धि, संगीति बुद्धि, और चौथा हो जाता है, यहाँ पे चौथा हो जाता है शरीर गतिक बुद्धि, और पांचवा हो जाता है स्थानिक बुद्धि, और छठा हो जाता है तार्किक या इसी को गणितीय बुद्धि, और सातवां हो जाता है भाषाई बुद्धि हो जाता है, और एक हो जाता है कौन सा हो जाता है, एक हो जाता है प्राकृतिक बुद्धि। ठीक, तो इतने प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि डिसलेक्सिया में करने में कठिनाई होती है। क्या करने में कठिनाई होती है, पढ़ने में, वर्तनी में, या फिर व्यक्त करने में, खड़े होने में, बोलने में। तो ऐसा कुछ इन सब में नहीं है। यहाँ पे देखिए, डिसलेक्सिया से क्या होता है, यहाँ पे रीडिंग या स्पेलिंग, मतलब कि पढ़ने या वर्तनी में कठिनाई होती है। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, यह एक प्रकार से क्षमता विकार है। ठीक है, तो इसके जो लक्षण होते हैं वो, जैसे कि वर्णमाला में उनको कठिनाई हो जाती है। अक्षरों या फिर ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है। पढ़ते समय स्वरों का लोप हो जाता है, स्वरों को छोड़ छोड़ के उच्चारण करना। ठीक है, समान प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाते हैं, उल्टा सीधा इधर उधर का पढ़ा जाना। ठीक है, यही इसका लक्षण है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है, क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, पूछ रहा है। तो देखिएगा, यहाँ पे बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। तो सही है, ये तो है। और यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से यही आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल चुका है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, है ना। तो यही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आंसर भी, ऑप्शन भी आप देख लीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है। और डी देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें, शिक्षक को सीखने में अक्षम के अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल। तो इसका आंसर यही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए। क्यों, अनुमति नहीं देनी चाहिए। अनुमति नहीं दोगे तो फिर करोगे क्या, पढ़ाने ही तो गए हो, आप टीचर हो, शिक्षक हो, तो आपका कर्तव्य है कि उनको प्रोत्साहित करो, प्रेरित करो पढ़ने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए। ठीक है, तो ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट। अगला कह रहा है
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से है, सामाजिक विकास से, भावनात्मक या फिर नैतिक विकास से है। तो यह किससे संबंधित है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। आप लोग बताइए किसका इसका संबंध किससे है बताइएगा। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे शारीरिक विकास है। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से है। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाओ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव विकास का प्रारंभ होता है गर्भावस्था से होता है, पूर्व बाल्यावस्था से होता है, उत्तर बाल्यावस्था से होता है, या शैशवावस्था से होता है? तो इसका आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो विकास होता है तो ये गर्भाधान के साथ ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, और इनके जन्म के उपरांत जो है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और जो है जीवन पर्यंत ये निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताया ना, ये हो जाएगा गर्भावस्था। ठीक है, आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये पुस्तक पूछा है कि कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे बताइएगा E.L. थॉर्नडाइक हैं, B.F. स्किनर हैं, M.R.M. गेने हैं, या फिर I.P. पावलाव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसकी पुस्तक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ये है R.M. गेने, ये गेने साहब की पुस्तक है कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, और चारों ये जो बाकी के ऑप्शन है तो इनके जो पुस्तक के बारे में बता दे रही हूँ। जैसे कि थर्नाइक, तो लिख तो नहीं पाऊँगी लेकिन हाँ मैं बोल दे रही हूँ, या तो आप माइंड में रखिए या फिर आप कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे थर्नाइक की पुस्तक के बारे में, तो थर्नाइक का जो पुस्तक था एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली पुस्तक, तो वो ये था एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। और वहीं पे अगर इनका देख लें B.F. स्किनर का जो था, तो यहाँ पे इनका था जो द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, ये इनकी पुस्तक हो जाएगी, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर हो जाएगा। और जो पावलाव का था, तो पावलाव का क्या था, तो इनका ये था कि एक क्या है, ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा सा, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस ऑफ लेक्चर ऑफ कंडीशनड। देखिए अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कंडीशनड पावलॉव की पुस्तक है, कंडीशंस रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड। तो ये इनकी पुस्तक है, चारों की पुस्तक हो गई। तो इसका आंसर आप लगा दीजिए गेने साहब। ठीक, तो इसका आंसर जो है तो ये गेने की पुस्तक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा गेने के अनुसार। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ठीक है, कथन पूछा है। तो कथन देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, जैसे कि एक पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, और जो ये स्टेटमेंट के होते हैं, एक स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। हाँ ये हो सकता है कि शायद कभी किसी शिफ्ट में ना पूछे किसी दिन वाले में, लेकिन पूछता है ये। ठीक, तो इसका पूरे चांस रहते हैं, क्योंकि जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो और उसके बाद जितना भी मैंने इसका रिव्यू लिया था, जो भी प्रीवियस ईयर जितने भी मैंने देखे थे, तो सारे में ही लगभग एक एक क्वेश्चन इन दोनों से रहते ही हैं। तो आप लोग इसको मतलब कि क्या करिए, नोट डाउन करिए, जो भी मैं कराऊँ प्रीवियस ईयर उसमें जो भी आ रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, पुस्तक है और स्टेटमेंट है, तो ये तो आप जब तक रटेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, पूरा याद नहीं रखेंगे, इसको तो कॉन्टेस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ हालांकि सी टेट या फिर टेट वगैरह में इसमें तो सीधा जो रटने उटने की बातें आती है तो गलत ही माना जाता है, लेकिन क्या ये स्टेटमेंट वगैरह तो याद ही रखना पड़ेगा ना, तभी आप आंसर कर पाओगे। तो चलिए फिर आ जाते हैं टॉपिक पे, तो यहाँ मुद्दे पे भी बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेनले हॉल। ये कथन स्टेनले हॉल का है। ठीक है, यह कथन स्टेनले हॉल का है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितना कितना समय लगता है कुल, तो यहाँ पे क्या होगा 36 मिनट। ठीक है। तो यहाँ पे जो भारतीय प्रतिमान का सूक्ष्म शिक्षण चक्रों की जो अवधि है वो 36 मिनट की है। ठीक है। तो इसका अगर विभाजन देखा जाए तो विभाजन अगर करवाएंगे तो थोड़ा और टाइम लग जाएगा, तो फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो इसका आंसर लगा लीजिए 36 मिनट। ठीक है। आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कह रहा है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। कथन किसका है? देखिए 2 कथन आया है ना इसी में, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है। तो दो स्टेटमेंट में आए ना, एक पुस्तक से था। तो ये क्या है, किसका कथन है पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये किसका कथन है? ये हो जाएगा रॉस, ये रॉस का कथन है। ठीक है। ये रॉस का कथन है, इसका आंसर हो जाएगा रॉस। ठीक, रॉस का कथन है। और वहीं पे गेट्स व अन्य, यहाँ पे जो इनका था गेट्स व अन्य का जो इनका भी एक स्टेटमेंट है, तो इनका है, मैं बोल रही हूँ। तो इनका जो स्टेटमेंट था, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। ठीक है। तो इनका ये स्टेटमेंट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए पूछ रहा है। बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज कर देना चाहिए, अच्छा बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर भेज देना चाहिए। बच्चा सीखने के लिए आया है तो उसको घर क्यों भेजोगे भाई? तो आपका कर्तव्य क्या है? आप शिक्षक के रूप में आपका क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो घर भेज देना या फिर उसको नज़रअंदाज करोगे, दंड क्यों दोगे? ठीक, तो ये नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा परामर्श, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। तो आ जाओ 12th क्वेश्चन आपके सामने। यहाँ पे पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित है किससे? तो शैक्षिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? छात्रों के सर्वांगीण विकास से। ठीक है। छात्रों के सर्वांगीण विकास से हो जाएगा इसका आंसर। आ जाओ आगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्वेश्चन जो था ये ब्लर है थोड़ा, अगर नहीं ध्यान दिख रहा होगा, विजुअल नहीं होगा अच्छे से, तो मैं बोल रही हूँ ना। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो यहाँ पे पूछ रहा है किसने नहीं किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का पूछ रहा है अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया है। तो ये हो जाएंगे बीएस ब्लूम। ठीक है। और इन तीनों ने इसका अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अधिगम का सिद्धांत इनका है, कोलर का भी है, स्किनर ने भी दिया है, थर्नाइक ने भी दिया है। ठीक है। स्किनर ने जो अधिगम का क्रिया प्रसूत अधिबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, वहीं थर्नाइक ने अधिगम संबंधवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, है कि नहीं? चलो आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है यहाँ पे, अगला कह रहा है शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अवरोधन का तात्पर्य यही है। शिक्षा में अवरोधन का आशय जो है असफल रहने से लिया जाता है। इसका जो तात्पर्य है, आशय है, ये असफल रहने से लिया जाता है। शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने से लिया जाता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? मतलब किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन ही तो कहलाता है। ठीक है। आ जाओ आगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है किस कौशल में पूर्व विज्ञान का परीक्षण आता है? पूर्व विज्ञान का परीक्षण किस कौशल में आता है? उद्दीपन परिवर्तन कौशल,
ऑप्शन बी प्रस्तावना कौशल और समापन कौशल, प्रदर्शन कौशल। बताइएगा किस में आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। ठीक है, प्रस्तावना कौशल ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, इस कौशल का जो उपयोग कर शिक्षक को के छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है। शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है, जिससे वो नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का जो निर्माण कर सके। ठीक है, इसका उद्देश्य। ठीक है, जो इसके घटक हैं, तो घटक भी कुछ है, तो घटक ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो समय काफ़ी हो जाएगा, तो इसलिए फिर आगे कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसका फ़िलहाल इसका सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे ये छोटा हो गया होगा तो आप मैनेज कीजिएगा, मैं बोल भी रही हूँ साथ ही साथ। तो यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, यहाँ ए तथा बी से सुमेलित करना है। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, एनिमल इंटेलिजेंस। तो यह गेस्टाल्ट पुनर्वलन की अनुसूची तो किसका है, ये है। ठीक, आगे देखो सी में क्या पूछ रहा है, सारगर्भिता का नियम, थॉर्नडाइक, अनुकूलन, स्किनर। तो इसका मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पूछ रहा है, तो इसका जो मिलान होगा, इसका सही मिलान जो होगा, तो एनिमल जो इंटेलिजेंस था, तो ये इसको क्लियर करती हूँ पहले। एनिमल इंटेलिजेंस जो था तो ये थॉर्नडाइक का था। एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक का था। ठीक, और पुनर्वलन की अनुसूची जो थी तो ये कहाँ है, स्किनर। तो ये इनका था, एक सेकंड, ऐसे आया, ये स्किनर का था। तो क्या हो गया, एक का तीन हो जाएगा, एक का तीन हो गया, और बी का चार हो जाएगा। ठीक, बी पुनर्वलन की अनुसूची, स्किनर हो जाएगा, सारगर्भिता का नियम, गेस्टाल्ट हो जाएगा। और इसका जो है सी का पहला हो जाएगा, और अनुकूलन का दूसरा हो जाएगा। अनुकूलन का पियाजे हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा बनेगा, तो सी का जो है, सी का पहला हो जाएगा, और डी का जो है वो दूसरा हो जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे ये रहा, ओह, इसका आंसर डी हो जाएगा। ओह, ये कहाँ गया, ये यहाँ पे है। तो इसका जो आंसर है तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आ जाओ आगे, इसमें बड़ा टाइम लग गया। आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 17 में, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से प्रतिपादित है। पूछ रहा है, अंतःक्रिया का सिद्धांत होगा, एकीकरण का सिद्धांत होगा, अंतः संबंध का सिद्धांत होगा, या निरंतरता का सिद्धांत होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। निरंतरता का सिद्धांत जो कि कभी ना समाप्त होने वाली यह एक प्रक्रिया है। ठीक है, और वहीं अगर अंतर संबंध का सिद्धांत देखें तो यह जो बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। ठीक है, और एकीकृत जो है एकीकरण या एकीकृत, तो इसका जो सिद्धांत है तो इसमें विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। ठीक है, इसमें एकीकरण में ठीक, और अंतःक्रिया जो है वो बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण हो और न केवल वातावरण के कारण, परंतु जो कि दोनों में अंतःक्रिया का कारण होता है। ठीक है, तो इसका आंसर लगा लीजिएगा। इसका आंसर जो है निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। आ जाओ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है यहाँ पे। तो कहाँ, यहाँ पे पूछ रहा है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? यहाँ पे क्या बताइएगा? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 था, जो कि शिक्षा से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर, ठीक है, एक नया खंड जोड़कर 21A, ठीक है, बनाया गया, जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गया। ठीक, आ जाओ आगे, क्वेश्चन नंबर 19 कहाँ गया? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत के प्रतिपादक जो है वो मैकडूगल हो जाएंगे, मैकडूगल। ठीक है, मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन जो था, तो मैकडूगल ने 1908 में जो था किया था, 1908 में किया था। ठीक, आज आगे क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे। क्वेश्चन में, विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? देखिए, एक और आया स्टेटमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, बाल्यावस्था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट के। ठीक, तो ये हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, कोल और ब्रूस ने जो है बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए जो है लिखा था, जो कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना बहुत कठिन है। ठीक, आ जाओ 21, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यहाँ पे, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, या किसने कहा था? देखिए स्टेटमेंट, देखिए ये है, तो ये है यूपी टेट। ठीक, तो इसी पैटर्न में आज तक जो जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, तो इसी पैटर्न में है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक, तो वैसे और कुछ इसको पास करना भी कोई बड़ा टफ काम नहीं है। ठीक है, तो एनालिसिस करिए प्रीवियस ईयर के, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट कराया जाए प्रैक्टिस करिए। उसके बाद जो स्टेटमेंट आपको बताए जा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर में स्टेटमेंट आए हैं, और तो उसको याद करके रखिए, आराम से आपका निकल जाएगा, क्वालिफाई कर लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बताइएगा? इसका आंसर क्या बताइएगा? तो यहाँ पे क्या होगा? व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन क्या है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा था? तो यह गिलफोर्ड ने कहा था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड, यह गिलफोर्ड हो जाएगा इसका आंसर। आ जाओ आगे, ये भी थोड़ा सा लंबा है, तो इसका